अर्नब आया, वो डायरेक्टली स्टूडियो आया और स्टूडियो से लाइव गया। वो उसका कन्विक्शन का मामला है अर्नब का। जो लोग कहते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, साइड लेता है और बायस्ड है, वो तो खुद कहता है मैं बायस्ड हूँ। वो तो खुद कहता है जर्नलिज्म वर्नलिज्म बाद की बात है, पहले नेशनलिज्म आती है। जो देश के लिए ठीक, जो मुझे लगता है देश के लिए ठीक है, मैं वो करूंगा, और उसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा। तो चुका रहा है कीमत, और खुशी खुशी चुका रहा है, और उसके घर वाले चुका रहे हैं, उसकी बीवी चुका रही है, उसका बेटा चुका रहा है, सब चुका रहे हैं, क्योंकि यू सी उसने सोच लिया है कि तुम जो करोगे मैं तो रुकूंगा नहीं, मैंने तो यही काम करना है, मैंने तो करना यही है, अब तुम्हें जो करना है तुम करो, इट्स अप टू यू। तुम्हें जेल में डालना है जेल में डालो। लोग इतने परेशान हो गए थे जब अर्नब को ले जा रहे थे, अचानक वहां से जो क्वारंटाइन एरिया से वो तलोजा जेल ले जा रहे थे उसको, तो लोगों को ये लगा कि बीच में कहीं उसको मार ना दें, उसको एनकाउंटर ना कर दें। मेरे पास कितने मैसेजेस आए, मैं अर्नब का फोन तो था नहीं उसके पास, मैं कैसे संपर्क करता, मैं किस तरीके से कांटेक्ट करता। लेकिन मुझे भी घबराहट तो हो रही थी कि यार कुछ करना दें ये लोग, करना दें। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे जो जर्नलिस्ट थे, जो हमारे हमारे ये रिपब्लिक भारत के खास तौर से वहां पे जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने पीछा करा। हिंदुस्तान में मुसलमान से ज्यादा ये लिबरल्स और कम्युनिस्ट हैं जो कि इनको स्टैंड देते हैं। हम जब भी बात करेंगे, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे शाहीन बाग में मुसलमानों ने बेशक प्रोटेस्ट किया, लेकिन फ्रंट पे तो हिंदू आ गए थे ना, जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे। जैसे बॉलीवुड उनको खुल के सपोर्ट कर रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कोई बात होती है तो ये हिंदू लिबरल और ये बहुत ज्यादा आगे जाके उसको वो करते हैं। उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? फिर दुनिया कहती है कि देखें लिबरल हिंदू इनको रोक रहा है, ये संघी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? आरिफ साहब, चाहे आप शाहीन बाग ले लीजिए, चाहे आप कोई ले लीजिए, बैठने वाले हो सकते हैं मुसलमान है, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में 1% मुसलमान है और 99% जो हैं वो आपके मार्क्सिस्ट हैं, जिसमें से ज्यादातर हिंदू हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी, मैं आपको बताता हूं उसका रीजन क्या है। ये पहले होता था जब तक और सरकारें चल रही थी, तो इनको स्टेट पैटर्नेज भी थी, इनको पैसा भी था, सब कुछ था, चल रहा है, राइट। अब ये क्या हुआ कि मोदी के आने के बाद सब कुछ बदल गया, और भारत में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए मोदी के आने के बाद। और ये चेंजेस इनको हजम नहीं हो रहे आरिफ साहब, ये चेंजेस इनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि वो जो एंकर था वो एंकर खत्म हो गया। केरला से, मैं केरला का नाम क्यों ले रहा हूं, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे रेगुलरली ये देखा गया कि लोग इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने सीरिया जा रहे हैं? कौन से स्टेट से जा रहे हैं? केरला से जा रहे हैं। कश्मीरी आपको नहीं मिलेंगे, आपको केरला के जरूर मिलेंगे, और मुख्तलिफ पार्ट्स के इंडिया के मिलेंगे, ज्यादातर 99% केरला के। यही है। इनको गठजोड़ तोड़ने का मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये जो है ना, दिस इज अ फाइट। मैं आई डोंट वांट टू बी ओवरली ड्रामेटिक अबाउट इट, कि मैं कोई बहुत ओवर द टॉप बॉलीवुड टाइप का कोई स्टेटमेंट दूं, लेकिन कहना जरूरी है, एंड आई थिंक दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स इट। दिस इज अ फाइट फॉर द सोल ऑफ इंडिया। ये भारत की आत्मा के लिए लड़ाई है, एंड आई डोंट वांट टू बी ड्रामेटिक अबाउट इट, जस्ट टू टेल यू। ऐसा है कि ये जब तक ये जो लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट हैं, जब तक आप इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे ना, और मुझे तो अभी भी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जो शाहीन बाग में जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे आज भी लगता है कि उनको बेवकूफ बनाया गया, और उनको दबा के बेवकूफ बनाया गया। आप उनको, मतलब, और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि हमारी सरकार के साथ भी, सबके साथ भी, वी ट्राई टू बी मोर लिबरल देन द लिबरल्स। अमेरिका में एक जमाने में कम्युनिस्ट होना एक जुर्म हुआ करता था। आप कम्युनिस्ट, आपको जेल में डाल देती थी एफबीआई। इट वॉज अ प्रॉपर क्राइम, अमेरिकन पीनल कोड के तहत इट वॉज अ क्राइम टू बी अ कम्युनिस्ट। बट हम तो भाई अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है, हम तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भाई इंडिया में आप जो कुछ कहें, फ्रीडम। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया में लिबरल कहते हैं वो सबसे बड़ा मक्कार है। जो इंडियन अपने आप को लिबरल कहे वो सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा धोखेबाज है, और धोखा देश को नहीं दे रहा, वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को धोखा दे रहा है। लिबरल का क्या मतलब है? लिबरल का क्या मतलब है आरिफ साहब? लिबरल का ये मतलब है कि साहब, मेरे आरिफ साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं आपकी बात से जिसको कहते हैं कि मैं आपकी बात से अग्री नहीं भी करता हूं, राइट, लेकिन आपकी बात कहने का जो आपका हक है, मैं उस हक की इज्जत करता हूं। एक फ्रेंच फिलोसोफर था, आई थिंक वोल्टेयर या कोई था, जिसने बोला था कि आई डिसएग्री विद एवरी वर्ड यू से, बट आई शैल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है कि जो इंडियन लिबरल्स हैं वो किसी और की बात नहीं सुनना चाहते। आप जाइए, आप जेएनयू कहीं और में जाइए, अगर आप उनके आइडियोलॉजी से अलग कुछ बोलेंगे,
वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हेकलिंग शुरू कर देते हैं, फिर अपने आप को लिबरल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है अपने आप को लिबरल्स कहना। ये लिबरल है नहीं, दीज पीपल आर एक्चुअली, जो इंडिया के लिबरल्स हैं आरिफ साहब, ये सबसे बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। दिस इज अ टेररिस्ट माइंडसेट कि आप किसी को टॉलरेट कर ही नहीं सकते, ये किसी को टॉलरेट नहीं कर सकते। आप टीवी डिबेट्स पे भी देखिएगा कि आप बात करेंगे, वो अगर मुझे कोई बोल रहा है तो ठीक है, कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती है, वी इंटरप्ट ईच अदर, और मैं भी करता हूं, मैं भी इसके लिए गिल्टी हूं, बट जनरली आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं, मैं कामयाब नहीं होता 100%, 50% कामयाब हो जाता हूं मैं, कि भाई कोई और बोल रहा है कि बीच में इंटरप्ट ना करें। लेकिन आप जब भी आप बात करेंगे, अगर वो लेफ्टिस्ट होगा, अगर वो मार्क्सिस्ट होगा, जरूर बीच में इंटरप्ट करेगा, क्योंकि अपने माइंड में वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई, इनको टाइट करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। आपको एक बात पता है, एक सीआरपीएफ जो हमारी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा था, मैं शूट करने गया था रेड कॉरिडोर, और मैं रेड कॉरिडोर के बिल्कुल वो झिरम घाटी वाला एरिया है जहां पे एम्बुश वैम्बुश आईडीज वाईडीज, वो पूरे एरिया में मैं बहुत घुमा हूं सीआरपीएफ के साथ। वो ऑफिसर, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, जिसने बहुत एक्शन करा, जिसने बहुत वहां पे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं शेर का बच्चा, उसकी आंख से आंसू निकल गए। और उसने ऑफ कैमरा मुझे एक बात ये बताई, उसने बोला, मेजर साहब आप बताइए सर, मैं नक्सलों के साथ लड़ूं कि मैं कोर्ट में केस लड़ूं? क्योंकि इनको नक्सल को सपोर्ट करने वाले दिल्ली में, पता नहीं कैसे मैसेज जाता है, यहां पे एनकाउंटर होता है, वहां पे मेरे खिलाफ दिल्ली में केस हो जाता है। ये इनकी स्ट्रेटेजी, और इनके पास पैसा बहुत है। तेंदुपत्ता स्मगलिंग से सिर्फ, सर तेंदुपत्ता स्मगलिंग से सिर्फ छत्तीसगढ़ से 400 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा है इनका, सिर्फ तेंदुपत्ता स्मगलिंग से 400 करोड़ रुपए। इसके अलावा सुनिए आप, टिम्बर स्मगलिंग, जंगल के जंगल काट के ये लोग बेचते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का फायदा है। ये एक्सटॉर्शन करते हैं, ये टैक्स कलेक्शन सेंटर्स लगाते हैं, इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है रेड कॉरिडोर में। भी है जी, फॉरेन फंडिंग भी है, जैसे कि चर्चों वगैरह को। सर बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, फॉरेन फंडिंग तो है, पर मैं बता रहा हूं, इनके पास खुद का इतना पैसा है कि ये फॉरेन को फंड कर दें। ये तो फॉरेन से फंडिंग क्यों लेते हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं रेड कॉरिडोर में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज इनके पास पैसा है। और ये पैसा क्या, टॉप वकील इनके पास पहुंच जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले, इनके सेट वकील हैं 8-10, उनका काम ही है, ये वहां से फोन आया यहाँ पे केस फाइल करा, यहाँ पे फोन आया केस फाइल करा। तो इन्होंने ऐसे हाथ बांध दिए हैं और ये काम करते हैं। आपको इंडिया को देखिए, फौज में एक कहावत है, आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव, यानी कि एक लोहे का पंजा और ऊपर से वो मखमल होता है ना, जो क्या बोलते हैं, मलमल, वेलवेट, वो चढ़ाया हुआ है। जो आम हिंदुस्तानी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कि बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो वेलवेट ग्लव होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का। और जो ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, राइट, आप उसके लिए वेलवेट ग्लव निकालो, दे शुड सी इंडियाज आयरन फिस्ट। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ब्रूटल, एब्सोल्युटली रूथलेस। अभी शर्जील इमाम का केस कल आया था। शर्जील इमाम का केस क्या था, शर्जील इमाम ने एक्चुअली बोला कि मैं वो काट दो एरिया चिकन नेक का। अब दिल्ली कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि हाँ, उसके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस है हमारे पास कि वी कैन प्रोसीड विद द केस। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रखते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सामने रखते हुए, सब कुछ सामने रखते हुए, उसके पीछे छुप के, राइट, आप ये आपको गाली देंगे, राइट। हमें तो बचपन से मेरे घर में ये सिखाया गया है कि हर एक मजहब की इज्जत करो, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक मजहब की इज्जत करो, क्योंकि सब बराबर है। मैं एज अ हिंदू, मैं ये नहीं समझता कि मेरा मजहब किसी और के मजहब से सुपीरियर है, नहीं है सुपीरियर, हम सब बराबर हैं, उसने बनाया है सबको, हम बराबर, आप बराबर, सब बराबर हैं, ठीक है। आपको भी काटोगे खून निकलेगा, मुझे भी काटोगे खून निकलेगा। ये क्या करते हैं कि इन्होंने इसमें लेफ्ट के साथ यहां पे रेडिकल इस्लाम मिक्स कर दिया। इसलिए जब आप शाहीन बाग का वो देख रहे थे, जो बेचारे गरीब मुसलमान थे वहां पे बैठे, उनको तो पता ही नहीं, ठीक है, वो तो आके बैठ गए वहां पे, उनको बोला बैठ गए, वो बेचारे बैठ गए, उनको पैसा मिला, बिरयानी मिली, जो मिला, वो बैठ गए बेचारे। अब क्या था कि इसमें जो इस्लामिस्ट थे, रेडिकल इस्लामिस्ट, शर्जील इमाम जैसे, या वो उमर, क्या नाम है उसका, उमर जैसे, जो जेएनयू के, हाँ, उमर खालिद खालिद और शेला राशिद, ये सब लोग क्या करते हैं कि दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, जो कि लेफ्टिस्ट्स का जामा पहन रखा है इन्होंने, यानी कि हैं दिल से रेडिकल इस्लामिस्ट्स, लेकिन सामने दिखाएंगे कि हम लेफ्टिस्ट्स हैं। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देंगे। आप टीवी डिबेट्स में देखिए हर समय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो, और मैं तो कश्मीर अक्सर जाता रहता हूं, जो टीवी डिबेट्स थे, अक्सर 2-3, ज्यादा नहीं, 5-7 रेगुलर हैं कश्मीरी पैनलिस्ट, 2 ऐसे हैं मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, बाकी 4 ठीक है बिल्कुल, या 5 ठीक हैं, 2 ऐसे हैं जो रेगुलर बात करेंगे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आपको लगेगा देखो कितना भला आदमी है,
पर मैं कहता हूं कि इसी आदमी का वीडियो, इन्हीं दो शख्स का वीडियो आप देखिए, 1 साल पहले का, एब्रिगेशन ऑफ 370, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रखा है। बाबर कादरी को तो गोली मार दी, टेररिस्ट ने गोली मार दी, है ना, और वहां पे और एक दो और हैं यहाँ पे जो ऐसे ही, जब यही लोग कहते थे कि हुर्रियत तो बहुत अच्छी है और कश्मीरियों का वो करती है, ये करती है, अब जब से हुर्रियत चली गई इनको पैसा कहीं और से मिलने लग गया। सो ये एक बहुत बड़ा गेम है और इसको ये डंडे के आ रहे हैं आरिफ साहब, ये डंडे के आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं मानने वाले जो हम लोग सोच रहे हैं कि कोर्ट में केस कर लेंगे, नहीं, इनको ये नहीं, इनको ये डंडे के आ रहे हैं, ये इनको राष्ट्रीय राइफल्स वाली ट्रीटमेंट चाहिए। जब तक आरआर की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ये देश की, मैं बता रहा हूं, ये देश का दोबारा एक बार पार्टीशन करवा के मानेंगे ये लोग। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने एक और चीज देखी है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इजाजत नहीं है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट जो भी है, लेकिन 1946 में इलेक्शन होते हैं हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे और उसमें मुस्लिम सारी सीटें मुस्लिम लीग ले जाती है। क्या बिहार में अभी लास्ट इलेक्शन में ये रिपीटेशन नहीं हुआ? एक आदमी है अवैसी जो मुसलसल कम्युनल वेनम थूकता जा रहा है और वो कम्युनलिज्म को एक ट्रेड बना के दोनों भाई चला रहे हैं। बिहार में इन्होंने 5 मुस्लिम सीटें जीत ली। क्या वेस्ट बंगाल, बिहार, ये जगहों पे क्या ये डेवलप नहीं हो रहा है? इसको कैसे रोकेंगे? क्या वो बार बार एक ही बात अपने खिताब में नहीं कह रहा कि मुसलमानों को यूनाइट हो जाना चाहिए और हमको लड़ना चाहिए और ये सब चीजें? क्या ये कम्युनलिज्म नहीं है? इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए, अगर ओवैसी करेगा तो ओवैसी लिबरल है, ठीक है। अगर वही चीज कोई हिंदू करेगा तो वो कम्युनल बन जाता है। पहली चीज तो आप इंडिया का गेम समझ लीजिए, ठीक है साहब। अगर कोई हिंदू कहता है कि साहब जितनी भी शादी हुई हैं इसमें से ज्यादातर जो हैं, जो इंटरफेथ मैरिजेस हुई हैं, तो उसमें लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, ये लव जिहाद का जो भी मामला चल रहा है, तो वो कम्युनल हो जाता है। लेकिन अगर उल्टी बात हो जाती है इससे, अगर आप बरखिलाफ ले लें, जहां लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, फिर वो हिंदू कम्युनल हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। मैंने आपको क्या बोला ना, बीट यू विथ योर ओन सिस्टम्स, आपको आप ही के सिस्टम से मारेंगे ये लोग कर रहे हैं। जहां तक ओवैसी की आपने बात करी, ओवैसी की पार्टी का नाम देख लीजिए ना, बीजेपी का नाम क्या है? बीजेपी को कम्युनल किया, बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो हिंदू जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इसका नाम है क्या, समथिंग मुत्ताहिद मुस्लिमीन, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसकी AIMM जो भी है इसका नाम, पार्टी का नाम, ओवैसी की पार्टी का नाम। और उसके भाई, ये इसी का भाई ने तो बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखते हैं कि कौन। तो ये सब लोग कम्युनल हैं और ये वोट जीत रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका फिर क्या होगा, ये इससे फसाद होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओवैसी यही चीज जो उसको बिहार में सक्सेस मिला, ओवैसी कहीं और करेगा। और ये जितनी भी लेडी जर्नलिस्ट्स हैं कुछ, और कुछ मेल जर्नलिस्ट्स हैं, राइट, हु राइट फॉर वेरियस पब्लिकेशंस इन इंडिया, है ना, ये विक्टिम कार्ड खेलने में साहब ये ऐसे हैं आरिफ साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको मारेंगे, आपकी गर्दन उतारेंगे, फिर ये बेचारे भी बनेंगे और लोग इनके साथ सिंपैथाइज भी करेंगे, इनको पैसे भी देंगे और उनको घर तक भी छोड़ने जाएंगे। इन्होंने एक ऐसा निजाम यहां पे इंडिया में बना रखा है कि खास तौर से 2-3 जर्नलिस्ट हैं ऐसे, जिसमें 2 लेडीज हैं और एक देयर इज 1 मैन। अब आप चुटकी बताते, आप देखिए किस तरीके से विक्टिम, हाय हम विक्टिम हैं, वी आर विक्टिम्स, हमारे साथ बुरा हुआ है। और पार्टी में जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से ही बोलते हैं कि हमने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा। अगर हिंदुओं के ऊपर आपने 800 साल राज करा है, जो कि हम कह रहे हैं आपने करा, मना नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आपने नहीं करा, आपने करा है। अगर आपने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा है तो कुछ साल हिंदू भी कर लें, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? ये तो क्रिकेट का गेम है आरिफ साहब, यहाँ पे बैटिंग सबकी आती है, कर लें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हिंदुस्तान का संविधान है, आपने तो तब राज करा था जब कोई भारत में संविधान था ही नहीं। वो बादशाह सलामत हुआ था, बादशाह सलामत कहता है अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा ठीक है, मैं शाम को बोर हो रहा हूं और कुछ है नहीं, नाच गाना तो हो नहीं रहा, अच्छा 10 हिंदुओं को बुला के जरा सर काटो, मैं यही देखता हूं। बोर हो रहा है, वो कर सकता है, कौन पूछने वाला है। अगर औरंगजेब ने, आज मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो सिखों के गुरु थे। कितने गुरु हैं जिनके सर कलम करे गए, जिनको इतना टॉर्चर करा गया, बॉइलिंग ऑयल में, बॉइलिंग पानी में डाला गया, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या नहीं करा।
इन लोगों ने क्यों जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी ने क्यों जन्म लिया, सिख गुरुओं ने क्यों जन्म लिया? क्योंकि हिंदुओं को इतना ज्यादा टॉर्चर कर लिया कि किसी ना किसी को तलवार उठानी पड़ती। अगर अगर औरंगजेब प्यार से रहता, अगर औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ गलत काम ना करता, टॉर्चर ना करता, उनकी औरतों को नहीं उठाता, उनके आदमियों के सर कलम नहीं करता, छत्रपति शिवाजी जन्म नहीं लेते। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाई थी। और छत्रपति शिवाजी ने एक, मैं आपको आरिफ साहब, मैं आपको बता रहा हूं, कभी एक किसी को नहीं बोला होगा, किसी गैर हिंदू को, कि तुम हिंदू बन जाओ। अगर कोई बोला है तो मुझे बताएं, तो मैं माफी मांगने को आप ही शो में आके दोबारा माफी मांगूंगा कि उन्होंने बोला है। ये होती है ट्रू सेक्युलरिज्म। आपने मजबूर करा, आपने छत्रपति शिवाजी को मजबूर करा कि आप हथियार उठाओ, आपने मजबूर कर दिया उस शख्स को। वो ये सब जो लड़ाइयां हुई है ना, ये सिख गुरु थे, आपने मजबूर करा है। गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूर करा आपने। ये खालसा पंथ जो बना, जो सिख अभी जो पगड़ी बांधते हैं और कड़ा, ये सब, ये क्यों सिखों ने क्यों जन्म लिया? जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ ने क्यों जन्म लिया? खालसा पंथ ने जन्म लिया, एक बहुत अच्छी किताब है, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं आरिफ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक किताब है, एक इट्स एक्चुअली फारसी में पोएम है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इट इज कॉल्ड जफरनामा। जफरनामा है, और उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल जो थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी थी। जफरनामा उन्होंने तब लिखी थी जब चमकौर साहब की, बैटल ऑफ चमकौर साहब हुई थी, तो वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो अपनी जबान तोड़ी थी औरंगजेब ने, बादशाह होने, उसने, औरंगजेब ने जो अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बोलता था और सच्चा मुसलमान बोलता था, उसने कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई थी, उसने कसम तोड़ दी। तो कसम तोड़ने के बाद यहां से उसको एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी किन्होंने लिखी? चिट्ठी लिखी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। कंप्लीट पोएम इट वाज कॉल्ड जफरनामा, आप पढ़िएगा उसमें इतना। और जफरनामा, मैं बार बार कहता हूं, जफरनामा शुड बी द प्रेमिस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। रीढ़ की हड्डी तो हो यार, सॉलिड। देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमने भी पढ़ा है कि इवन इन्होंने जंग के दौरान भी मुसलमान सिविलियन की रक्षा की थी, और कई ऐसे वाकयात थे जिसमें इन्होंने कैदी जो मुसलमान थे उनकी भी रक्षा की थी, और उनको भी वापस भेजा था जिंदा। वरना मुसलमानों की ये रिवायत नहीं है, इवन कुरान में मौजूद है कि जंग के दौरान जहां कुफार को देखो मार दो। आगे आपसे इसी हवाले से एक सवाल है, जर्नलिस्ट की आपने बात की थी अभी, जो हमारे भारत देश के एक जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी जी, और अर्नब ने वो इश्यूज उठाए जो किसी की हिम्मत नहीं थी उठाने की, जो सोच भी नहीं सकते थे ये जर्नलिस्ट जिनके आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन सब जानते हैं कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग सदियों से एक ही किस्म की जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अर्नब ने उस इकोसिस्टम को तोड़ा, और अर्नब ने एक नई जर्नलिज्म और सच बोलने की मतलब कीमत भी बहुत हो चुका रहे हैं। क्या केस है ये, क्यों उनके पीछे पड़े हुए कुछ लोग, एक खास तौर पे एक स्टेट की सरकार? देखिए, उनके खिलाफ सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार नहीं पड़ी, उसके पीछे तो वो कहते हैं ना, डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। तो इसके पीछे तो पुलिस नहीं तो लोग तो कम से कम पड़े ही हैं काफी अर्नब के। अर्नब थोड़ा सा वो पंजाबी में कहते हैं ना मलंग, वो आरिफ साहब वो थोड़ा मलंग टाइप का आदमी है वो। मैं तो उसको बहुत तब से जानता हूँ, जब से हम लोग 19-20 साल के थे, 18-19 साल के, मैं तब से अर्नब को जानता हूँ 19-20 साल से। तो व्हेन वी वेरी वेरी यंग कॉलेज में थे, वो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। वो मलंग टाइप का है वो, उसने जो सोच लिया उसने सोच लिया। उसका एक आपने देखा होगा जब वो जेल से छूट कर आया और जेल में उसके साथ कितना बुरा सलूक करा, जो करा, उसका कितना किलो वजन घट गया दिख रहा था साफ बिल्कुल। और पता नहीं उसको खाना दिया नहीं दिया, क्या करा, किस हाल में रखा। अर्नब आया, वो डायरेक्टली स्टूडियो आया और स्टूडियो से लाइव गया। वो उसका कन्विक्शन का मामला है अर्नब का। जो लोग कहते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, साइड लेता है और बायस्ड है, वो तो खुद कहता है मैं बायस्ड हूं। वो तो खुद कहता है जर्नलिज्म वर्नलिज्म बाद की बात है, पहले नेशनलिज्म आती है। जो देश के लिए ठीक, जो मुझे लगता है देश के लिए ठीक है, मैं वो करूंगा, और उसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं वो चुकाऊंगा। तो चुका रहा है कीमत, और खुशी खुशी चुका रहा है, और उसके घर वाले चुका रहे हैं, उसकी बीवी चुका रही है, उसका बेटा चुका रहा है, सब चुका रहे हैं। क्योंकि यू सी, उसने सोच लिया है कि तुम जो करोगे मैं तो रुकूंगा नहीं, मैंने तो यही काम करना है, मैंने तो करना ही यही है। अब तुम्हें जो करना है तुम करो, इट्स अप टू यू। तुम्हें जेल में डालना है जेल में डालो,
लोग इतने परेशान हो गए थे जब अर्नब को ले जा रहे थे, अचानक वहां से जो क्वारंटाइन एरिया से वो तलोजा जेल ले जा रहे थे उसको, तो लोगों को ये लगा कि बीच में कहीं उसको मारने मैसेजेस आए। मैं अर्नब का फोन तो था नहीं उसके पास, मैं कैसे संपर्क करता, मैं किस तरीके से कांटेक्ट करता। लेकिन मुझे भी घबराहट तो हो रही थी कि यार कुछ करना चाहिए, लोग करना चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे जो जर्नलिस्ट थे, जो हमारे हमारे ये रिपब्लिक भारत के खास तौर से वहां पे जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने पीछा करा जर्नलिस्ट ने, और वो पीछे भागे। और तो हर समय कैमरा की नजर में तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब वो जेल के अंदर अर्नब को डाल दिया, तलोजा जेल के अंदर अब डाल दिया अर्नब को जब जेल के अंदर। तो उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह रिफ्यूज हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, आइकॉनिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप, अगर आपको नहीं पसंद है, वही तो मैं बार बार कहता हूं लोगों से, तुम्हें नहीं पसंद है अर्नब गोस्वामी, तुम देखते क्यों? और ये लोग इतने बेवकूफ हैं जो अर्नब को अपोज करते हैं, ये देखेंगे भी अर्नब की शो, या अर्नब की शो देखते भी हैं, फिर अर्नब को रिपब्लिक को गाली भी देते हैं, और अगले दिन फिर 7 बजे पूछता है भारत, टीवी खोल के बैठ जाएंगे उसके सामने। अरे तुम्हें अर्नब नहीं पसंद है ना, उसकी शक्ल नहीं पसंद है, मत देखो उसको। अर्नब तुम्हारे घर गया था हाथ जोड़ के कि भाई साहब आ जाओ, ये देखेंगे फिर। तो ये इन लोगों का, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट सच पीपल। वो अपने काम पे लगा हुआ है। मेरी कल भी उससे मुलाकात हुई थी अर्नब से, तो वो लगा हुआ है अपने काम पे। परसों मिला था मैं, कल नहीं मिला था, परसों मिला था। वो अपने काम पे लगा, वो नहीं रुकने वाला आरिफ साहब। अच्छा, मेजर साहब, सरहद के उस पार चलते हैं। एक वहां पे जमात है पीटीएम। आपने देखा होगा कि पख्तून को पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने हमेशा यूज किया। इवन 1948 में जेएनके में भी इन्फिल्ट्रेशन पख्तूनों के जरिए करवाई गई। अफगान वॉर में पख्तून टेररिस्ट भी पख्तून था, मर भी पख्तून रहा था, और पंजाबी आर्मी डॉलर लूट रही थी। पीटीएम की सूरत में एक पख्तून रिवाइवल हुई है। आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या ये रीयूनिफिकेशन ऑफ पख्तून बेल्ट अक्रॉस ड्यूरेंट लाइन आप देख रहे हैं होता हुआ? ये कहां जाएगी पीटीएम? आरिफ साहब, एक तो मैं पीटीएम को देख के बड़ा सरप्राइज हूं। मुझे ना बात समझ में नहीं आती, क्योंकि पठानों पे कोई राज नहीं कर पाया। थोड़े समय के लिए उस एरिया पे राज था जब महाराजा रंजीत सिंह जी थे। पठानों पे तो कभी, पठानों ने तो सोवियत रशिया को उससे भिड़ गए, सोवियत रशिया से भिड़ गए। पठान भिड़ गए आपके अमेरिका से भिड़ गए। तो जो पीटीएम है, पीटीएम इज अ टोटली पीसफुल मूवमेंट। अब ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। एक तो वो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफार खान, जिनके वो खुदाई खिदमतगार थे और ये सब लोग थे। तो वो हमने देखा कि पठान पीसफुल हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो मुझे लग रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहूंगा बट है भी कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास जिसको हिंदी में कहते हैं, कि पीसफुल पठान हम देख रहे हैं। क्योंकि वहां पे वायलेंस नहीं हुआ पीटीएम की रैलीज में ना। वो मंजूर पश्तीन है, वो तकरीर करता है, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पर देखिए, एक बात तो मैं मानता हूं, और आरिफ साहब आप भी मानेंगे, ड्यूरेंट लाइन जो है ये फेक है। ड्यूरेंट लाइन फेक है। जो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ हो, ड्यूरेंट लाइन के वेस्ट में हो, ड्यूरेंट लाइन के ईस्ट में हो, राइट, वेदर इट इज खैबर पख्तूनख्वा और वेदर इट इज अफगानिस्तान, ये हैं कल्चरली एक ही हैं लोग, ठीक है। दे आर वन पीपल एंड ड्यूरेंट लाइन वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। इट इज अ फेक लाइन। और मैं बता रहा हूं, ये जो पाकिस्तान कहता है ना कि यार तालिबान अगर आ जाएगा वहां पे, इख्तिदार में आ जाएगा काबुल में, तो कुछ फायदा, तालिबान भी नहीं मानता ड्यूरेंट लाइन को। तालिबान 24 घंटे राज नहीं कर सकता जिस दिन ये बोलता है कि वी एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी तो ठीक है, हम इंडियन एम्बेसी पे हमला करवा दें और अमेरिकन पे हमला करवा दें, पैसे लूट दें, कल की कल देखेंगे, कल की कल नहीं देखेंगे। अगर तालिबान ने भी राज करा, तालिबान कैन नॉट एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन। ये सबसे बड़ी इनकी जो एक्लीज हील है, जो सबसे बड़ी दुखती रग है, यही है। जो बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये साहब, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये कभी ये लोग अग्री नहीं करेंगे। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का साहब, आप जलालाबाद से लेकर काबुल, कंधार, कहीं पर भी जाइए, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का बच्चा बच्चा जानता है, वाकिफ है उससे, बच्चा बच्चा सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मंजूर पश्तीन की उम्र क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं, बच्चा ही सा है मंजूर पश्तीन, छोटा सा ही तो है। उसकी क्या उम्र है? एक अकेले बंदे ने ऐसा बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है पूरी पाकिस्तानी आर्मी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये तो छोड़ दीजिए, 1979-89 के बीच में जो वहां पे लड़े, जो यहां से गए लड़ने के लिए, पाकिस्तान से भी पठान थे, राइट। जो 47-48 में इंडिया आए कबाली, वो पठान थे। जो इन्होंने शुरू में 90s में जो कश्मीर में भेजे थे पठान भेजने के लिए, वो अफगान, वो पठान थे। तो ये तो, जब इनको लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें कि
किसी और का बच्चा मरे, ये पठान को भेजते हैं। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। पंजाबी फौज डॉलर लूटती है, और जब जब भी पंजाबी फौज, पाकिस्तानी पंजाबी फौज लड़ी है, उसने मार खाई है। इनकी बहुत बुरी पिटाई हुई है। ये जब भी हीरो बनते हैं मार खाते हैं। ये एक सबसे बड़ा जो हीरो है पाकिस्तान का कारगिल वॉर का, उसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान, जिसको पाकिस्तान का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उसको एक इंडियन ब्रिगेडियर के रिकमेंडेशन पे मिला था। उस ब्रिगेडियर का नाम है ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, जो कि वहां पे जब टाइगर हिल पे चढ़ाई हुई थी तो ही सॉ दिस यंग ऑफिसर फाइटिंग, एंड जब वो ऑफिसर मरा, यानी कि कप्तान कर्नल शेर खान जब मारा गया इंडियन आर्मी के थ्रू, 8 सिख ने मारा था, 8 सिख रेजिमेंट ने मारा था, तब वो जब बॉडी लेकर आए तो उसको पता लगा कि ये तो ऑफिसर है, और देखा कि कितनी बहादुरी से अकेले लड़ रहा था, तो उस इंडियन ऑफिसर ने उसका रिकमेंडेशन उसकी जेब में डाला कि आपको ऑनर करना चाहिए, ये तो, इसका नाम सिर्फ शेर खान नहीं है, ये है शेर का बच्चा, और वो भी खान था, वो भी पठान था, जो कारगिल में जो शहीद हुआ अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और जिन लोगों ने उसकी बॉडी लेने से मना करा वो पंजाबी पाकिस्तानी थे। तो पंजाबी पाकिस्तानियों का किरदार ही यही है, इधर से पैसे ले लो, 2 रुपए यहां से ले लो, इसको झूठ बोल दो, ये सब। लड़ता तो पठान है इनके लिए। सर, अफगानिस्तान के बारे में एक सवाल है, लेकिन इससे पहले चूंकि आर्मी की बात निकली तो मैं आपसे एक एज ए सोल्जर आपसे एक सवाल करूंगा कि आपने आर्मी में, इंडियन प्रोफेशनल आर्मी है उसमें काम किया है, आपने कई बार ऐसी पाकिस्तानी आर्मी को भी वॉच किया होगा, आप एज ए प्रोफेशनल सोल्जर पाकिस्तान की आर्मी को कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इंडियन जो फौजी हैं वो तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, लेकिन हमारे पापा जॉन्स वाली आर्मी को आप कैसे देखते हैं? आरिफ साहब, कर्नल एंड बिलो, मैं आपको एक लाइन में पाकिस्तानी आर्मी का पूरा किरदार बता देता हूं, कैरेक्टर, चरित्र बता देता हूं। कर्नल एंड बिलो हाईली प्रोफेशनल, ब्रिगेडियर एंड अबव टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाईली करप्ट। अगर कोई ये बोले, आरिफ साहब, अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तानी आर्मी को काम नहीं आता तो आर्मी झूठ बोल रही है, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को काम आता है, इट इज जस्ट दैट जो बटालियन लेवल पे, इन्फेंट्री बटालियन लेवल पे उनका, आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड करता है इन्फेंट्री बटालियन, वो लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके जवान, उनकी ड्रिल्स आप देख लीजिए, उनका फायर डिसिप्लिन देख लीजिए, जब वो पेट्रोल में जाते हैं वो उनका, हम लोग तो क्या 2-4 चीजें ही तो देखते हैं हम लोग की, उनकी बेयरिंग देख लीजिए, उनका टर्नआउट देख लीजिए, उनका टैक्टिकल मूवमेंट देख लीजिए, उनका सब देख लीजिए। एट द बटालियन लेवल, कर्नल एंड बिलो वेरी प्रोफेशनल, पर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो उनके टॉप रैंक्स हैं, दे आर ए हाईली पॉलिटिकल, बी हाईली करप्ट, एंड 3 ऑल ऑफ देम वांट टू लीव पाकिस्तान। सब के सब इनके ब्रिगेडियर्स ऊपर सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान छोड़ें, डुअल पासपोर्ट लेके। आपने पाकिस्तान का फायदा उठाया, आपने कोई पब्लिक सर्विस नहीं करी, आपने पाकिस्तान का फायदा उठाया। पापा जॉन की आपने बात करी, आपने पापा जॉन की बात करी, वो है किधर? आसिम सलीम बाजवा जो है वो है किधर? वो अमेरिका भाग गया। और बड़े पाकिस्तानी उसके ऊपर वो कर रहे थे, बड़े आंसू बहा रहे थे कि साहब, मेजर साहब, आपने गलत बात बोल दी, हमारे जनरल साहब हैं वो, और बड़े हम काबिल एहतराम हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी फौज ये है वो है। उसने इनके पीछे लात मारी, उनको बोला बाय बाय बेटा, मेरे पास, मैं अपना पिज्जा बेचूंगा कि तुम लोगों के मुंह लगूंगा? वो अपना पापा जॉन का पिज्जा बेच रहा है वहां पे, उसको क्या फर्क पड़ता है? अब वो क्यों गया मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कल वो वापस आ जाए, पर वो गया ये क्योंकि वहां पे रिजाइन हो गया वो, उसका जो प्राइम मिनिस्टर के पास था, और जो सीपैक का चेयरमैन था, भाई वो ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गई सीपैक की। अब वो खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऐसे कोई पोजीशन थी नहीं, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि साहब ऐसी कोई चेयरमैन सीपैक की तो कोई पोजीशन थी नहीं, तो भैया तुम तनख्वाह किसको दे रहे थे फिर? वो आदमी फाइलों पे कैसे साइन कर रहा था? वो आदमी हुक्म कैसे दे रहा था? जब दोबारा शुरू होगा सीपैक, जब चाइना, अभी तो रुक गया सीपैक, जब चाइना दोबारा पैसे डालेगा तब देख लेंगे, वरना कोई बात नहीं। तो ये चीज है। मेजर साहब, 2-3 सवाल रह गए, मुझे पता है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 2-3 जरूरी सवाल रह गए। जी बिल्कुल। अफगानिस्तान के हवाले से है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने कहा है कि हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे, क्या आप देखते हैं कि अफगानिस्तान छूट जाएगा? क्योंकि अफगानिस्तान में तो जो भी आया है उसने तबाही की है, सिर्फ हिंदुस्तान है जिसने वहां पे डेवलपमेंट की है, वहां की आर्मी की, पुलिस की ट्रेनिंग, सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग, डैम बना रहा है। आप देखते हैं अफगानिस्तान विदाउट अमेरिकन आर्मी? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया है, ये बात सच है, और
ये भी सच है कि अ, ये आपका जो नई क़यादत है, राइट, उसकी जो भी व्यूज होंगी, लेकिन एक बात सच है कि ये अगेन एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका को ये लोग वोट इन कर चुके हैं अमेरिकन, और ये अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट होगी, ये जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में ट्रूप सर्ज होगा। जो ट्रूप्स हटाए गए हैं वहां पे थोड़े से और ट्रूप्स डाले जाएंगे, और ये बात होगी आरिफ साहब, आप देखिएगा, ये हटने वाला नहीं इतनी आसानी से। अमेरिका इतनी आसानी से नहीं हटेगा वहां पे। और जो पाकिस्तानी तालियां पीट रहे थे ना, बड़ी लुटियां डाल रहे थे कि जी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और अब तो ट्रंप हार गया, और दूसरा वाला इनको और टाइट करेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इनको ये लगता है कि उन्होंने बयान दे दिया कश्मीर के लिए। उन्होंने, पॉलिटिशियंस का तो काम ही है बयान देना भाई। ये जो कहता है इमरान खान तो बयान है ना कि पाकिस्तान रियासत मदीना है। हो गई रियासत मदीना? नहीं हुई ना। फिर वो तो भाई वो जुमले मारेगा, वो तो पॉलिटिशियन है, उसका काम ही है। तो उसने कह दिया, आपके जो बाइडेन ने कह दिया, कमला हैरिस ने कह दिया, ये पाकिस्तानी यहाँ पे खुश हो गए। इंडिया में भी कई लोग खुश हो गए जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं। अब जब उसने अपना लेक्चर दिया पहला, आफ्टर बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस ने, उसने 3 बार तो उसने इजराइल का नाम लिया बीच में। उसने प्रॉमिस करा है कि वी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय ऑफ इजराइल। आप इजराइल के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं साहब जब आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। यहूदी बहुत स्ट्रांग है। आप जो कह लें, आप पैलेस्टीनियंस के लिए जो आंसू बहालें, बिना इजराइल के आप थोड़ी ना अमेरिकन पॉलिटिक्स चला सकते हैं। उसी तरीके से आपको अगर अमेरिकन बिजनेस चलाना है, अगर आपको अमेरिकन बिजनेस फॉरवर्ड करना है और इस एरिया में आपको चाइना रोकना है, तो आप बिना इंडिया के आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज है। अच्छा सर, 2 सवाल रह गए हैं। एक सवाल ये है कि आपने अभी देखा कि पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को तड़ियां लगाई, फिर बाजवा को जाना पड़ा पांव छूने के लिए, लेकिन वो मिले ही नहीं शाह साहब। और दूसरा हुआ, शिरीन मजारी ने फ्रांस के सदर के खिलाफ नाजीज्म और ये वो के ऊपर किया। पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक टर्मोइल में है। इसराइल के हवाले से सऊदी अरब में सुना है कि नेतन्याहू गए थे और मुलाकात करके आए हैं, तो क्या देखते हैं पाकिस्तान क्या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है? आरिफ साहब, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान जा नहीं रहा, वो पहुंच चुका है वहां पे आइसोलेशन की कगार पे। कगार पे भी नहीं खड़ा, आइसोलेशन में है वो। अब सिर्फ 2-3 मुल्क हैं जो यानी कि आपके चाइना ले लीजिए, क्योंकि चाइना को फायदा है पाकिस्तान से। वो भी अब चाइना देख रहे हैं धीरे धीरे, 2-3 बार ये देखा चाइना ने भी हाथ पीछे खींचा है। फिर आप और अगर देख लें, थोड़ा सा तुर्की है जो थोड़ा सा पाकिस्तान का साथ दे देगा। लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताता हूं, इसमें साफ सीधी बात यही है आरिफ साहब की, ये जो पूरा मामला है ना पाकिस्तान के, शिरीन मजारी ने ये बोल दिया, नाथसिज्म की बात कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चुप रहें, अपना मुंह बंद करके काम करें, तो पाकिस्तानी कौम की सबसे ज्यादा खिदमत, सबसे ज्यादा सेवा ये तभी कर सकते हैं अगर ये चुप रहे। बोलते बहुत हैं, इनकी आदत है, पता नहीं क्यों बहुत बोलते हैं। इमरान खान ये रुकता ही नहीं, बोलता ही चला जाता है। शिरीन मजारी तो पुरानी डिफॉल्टर है। क्यों बोलते हो इतना? चुप रहो। से समथिंग व्हेन यू हैव समथिंग टू से। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से नथिंग, चुप रहो। ये सिंपल सी एक अपनी पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। ये आपने एक बात बताइए, आपने बोल दिया फ्रांस को कि नाजीज्म वगैरह, उसे क्या हासिल हो गया आपको? फ्रांस नाजी हो गया? नहीं हुआ ना। अब क्या होगा? अब क्या होगा नेक्स्ट? कि जैसे सऊदी अरेबिया ने आम पाकिस्तानियों को तंग करना शुरू कर दिया है, अब वहां पे जो पाकिस्तानी आएंगे उनको तंग करना शुरू कर देगा। आपके रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ेगा। वहां पे तो खैर फिर भी डेमोक्रेसी है, इतने खुलेआम तंग नहीं कर सकते, चुपचाप ही करेंगे तंग। जितने भी अरब शेखडम्स हैं उन्होंने तो बोल दिया निकालो, अब वो टाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है पाकिस्तान की। ये किसी किस्म का, ये पता नहीं क्या ड्रग एडिक्ट्स हैं ये लोग के, अजीब सा बिहेवियर है। मुझे समझ में नहीं आता है बिहेवियर कि कोई अपनी कौम के खिलाफ इतना कैसे हो सकता है। जब शिरीन मजारी ने अपना मुंह खोला था या ट्वीट करा था कि शिरीन मजारी साहिबा ने ये रियलाइज नहीं करा था कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रांस में कुछ ऐसे कार्टून बने हैं, प्रॉफिट साहब की गुस्ताखी हुई है, तो आप उनके साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज करें। आप उनको बोलेंगे साहब हमारी हमारी जो दिल आजारी हुई है और मुसलमान इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, इससे और मामला बिगड़ेगा दो मुल्कों के बीच में। एक एक तरीका होता है। देखिए, फ्रांस की एक अलग फिलॉसफी है। हम फ्रांस को ये नहीं कह सकते कि तुम सही हो कि गलत हो, ठीक है? तो पाकिस्तान को उसके साथ एंगेज करना चाहिए। आपके जो इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान में है अभी भी लोग, देयर आर पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल पीपल,
आप उनको भेजें, आप उनकी सिविल सोसाइटी के साथ एंगेज करें। एक तरीका होता है, आपने ट्वीट कर दिया कि तुम नाज़ी हो, अच्छा फिर क्या हुआ? तो हुआ क्या उससे? एंड रिजल्ट क्या निकला? ठीक है। डिलीट अब करनी पड़ी। हाँ, वो देखिए अब उसकी इज्जत पहले भी नहीं थी, तो डिलीट करके वो फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जैसे प्रॉफिट साहब के खिलाफ ही कुछ बोला है, तो आप जरूर उनको एक डिप्लोमेटिक तरीके से काउंटर करिए। आप उनके साथ बातचीत करिए, आप बोलिए साहब ये गलत चीज है। अगर फ्रांस में ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारी ये राय है कि इतना नहीं होना चाहिए, एक लेवल तक होना चाहिए। और यू नो ठीक है, फ्रांस आपसे अग्री करे ना करे, मैं अग्री करूं आप अग्री करें ना करें, लेकिन एक बातचीत का सिलसिला दो मुल्कों में जारी रहना चाहिए। ठीक है, वरना अगर आप बिल्कुल ऐसा बोल देंगे तो फिर फ्रांस फ्रांस को देखिए, फ्रांस को तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस दो कदम पीछे हट जाएगा। अच्छा, आप पूरे यूरोप से कट लेंगे, क्योंकि देखिए बात क्या है कि ज्यादातर यूरोपीय मुल्क ऐसे ही हैं। फ्रांस थोड़ा ज्यादा है, पर ज्यादा यूरोपियन मुल्क वैल्यू सेम ही है ना सबके वहां पे लगभग। आप किस किस को आप सर पे चढ़ाएंगे? नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये पाकिस्तान के साथ बुरा ही होगा इस चीज को लेकर। वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं कि चाइना ने इतना ह्यूमिलिएशन किया इस्लाम का, फ्रांस ने तो कुछ नहीं किया। चाइना में कुरान तो जलाए गए, चेंज हो रहा है कुरान, मस्जिदें टॉयलेट में तब्दील कर दी, मुसलमानों को खंजीर खिलाया जा रहा है, सब कुछ है। तो उस पर तो आपकी बोलती बंद है, लेकिन आप फ्रांस के लिए फौरन ट्वीटें करते हैं। आपकी बात सही है। चाइना के हवाले से मेरा सवाल है सर, कि आप किस तरह देखते हैं ये जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट है, इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स हैं, जैसे सीपेक है, वन बेल्ट वन रोड है, दुनिया की इकोनॉमी पे आना, आप इस सीपेक का क्या फ्यूचर देखते हैं और चाइना का क्या फ्यूचर देखते हैं? कि आफ्टर चाइनीज वायरस चाइना एक्सपोज हो चुका है, आगे आप देखते हैं कि इसी तरह एक्सपेंशन होगी चाइना की, या अब दुनिया चाइना को कंटेन करेगी? मुझे लगता है आरिफ साहब, एक्सपेंशनिज्म चाइना की थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि चाइनीज वायरस से चाइना काफी हद तक एक्सपोज हो चुका है। कोविड-19 या कोरोना वायरस से बहुत एक्सपोज हो चुका है चाइना, पहली चीज। अब वो शर्म लिहाज नहीं रह गया कि चाइना को बोलना कि हाँ चाइना से आया था वायरस, क्योंकि लोगों ने सफर, एक झटका सबको चाहिए होता है ना, झटके के बाद ही आदमी सुधरता है, वैसे तो खुली गाड़ी में चलता रहता है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। और तीसरी चीज है कि अभी जैसे क्वाड हो गया है अपना, जिसमें अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनकी नेवी साउथ चाइना सी के एरिया में पूरी एक्सरसाइज कर रही है, जो मेजर ट्रेड रूट है। तो ऐसी चार पांच चीजें हुई हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे चीज अगर कोई माने मेरी बात, अगर सबसे बड़ा कोई अगर काम करना है चीन को रोकने के लिए, तो ये सब नहीं है। आपको चाइना में जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है उनको हवा देनी है। आपको चाइना को अंदर से तोड़ना होगा। और फिर मैं वही चीज कहूंगा कि जैसे हांगकांग में चल रहा है ना, हांगकांग एक मॉडल है आपके सामने। आपको हांगकांग को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। आपको हर जगह हांगकांग को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के अंदर एक डील है जो चाइनीज सरकार की चाइनीज आवाम के साथ, जो पब्लिक है उसके साथ है। डील क्या है कि वी विल मेक यू इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली प्रॉस्परस, यू शट अप। ये है कि हम तुम्हारी जेब में पैसे डाल देंगे, तुम मुंह बंद रखो अपना, तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुम डेमोक्रेसी की बात नहीं करोगे, लोकतंत्र की बात नहीं करोगे, जमहूरियत की बात नहीं करोगे, वोटों की बात नहीं करोगे, चुनाव इलेक्शन की बात नहीं करोगे, तुम किसी की बात नहीं करोगे, तुम बस पैसा लो खुश रहो। लेकिन वो जो मैस्लोस थ्योरी है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो पिरामिड सा बना है मैस्लोस का, बड़ा मशहूर है। तो हर एक आदमी अपने आप के, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, ये होता है जब उसका पेट भर जाता है ना, तभी उसका दिमाग चलने लगता है। तो उसका पेट भर गया, अब चाइना का पेट भर गया। अब वहां पे जो प्रो डेमोक्रेसी फीलिंग है, वो आप अगर उनका वीबो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखें तो चाइनीज डिलीट कर देते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है चाइना के अंदर, क्योंकि चाइनीज जाते हैं बाहर, इंडिया भी आते हैं, अमेरिका भी आते हैं, यूरोप भी आते हैं, फिर देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। वो कहते हैं हमारे मुल्क में तो हम, यहाँ पे तो कुछ भी किसी को बोलो, वहां पे तो इंसान की एक होता है ना अंदर। तो वो जो डिसकंटेंट है चाइना में, वो फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली जनरली चाइनीज आर इफ नॉट वेल ऑफ एटलीस्ट रीजनेबली कंफर्टेबल, हमें कहना चाहिए। पॉवर्टी चाइना में भी काफी है, लेकिन ज्यादातर लोग, मिडिल क्लास काफी बड़ी है चाइना की। इसमें हमें एक बात ये सोचनी होगी आरिफ साहब की, अगर हमें चाइना के नकेल कसनी है तो चाइना में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स को आपको हवा देनी पड़ेगी। उसमें भी आपको तीन काम करने पड़ेंगे। नंबर वन, आपको इंडिया में एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी। व्हेन आई से फौज, आई डोंट मीन आर्मी। आपको सिविलियन बच्चे खड़े करने पड़ेंगे जो चाइना में रहकर आए हैं, जिनको चाइनीज बोलनी आती है, जिनको आप चाइनीज कल्चर के बारे में सिखाएं। ठीक है, आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए 500,000 लोगों की, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है।
उसके बाद आप चाइना के बारे में स्टडी ग्रुप्स बनाएं, राइट। चाइना में डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम है दुनिया में, यूरोप अमेरिका में, इसको हर जगह आप जाएं, हर स्टेट कैपिटल में आप सेमिनार करें, वेबिनार करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाइना के अंदर डिसअफेक्शन लाएं। चाइना के अंदर आपको प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। जब चाइना अभी बाहर सोच रहा है ना, चाइना की नजर बाहर है, इंडिया की तरफ है, ताइवान की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, जापान की तरफ है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना अंदर से सेफ महसूस कर रहा है अपने आप को, छोड़ के हांगकांग। हांगकांग अलग है थोड़ा सा ना, मेनलैंड चाइना से दूर है थोड़ा सा, ब्रिज पार करना पड़ता है, तब आप हांगकांग एयरपोर्ट से उतर के तब आप फिर मेनलैंड चाइना जाते हैं ड्राइव करके, है ना। लेकिन अगर आरिफ साहब आपको ये देखना है कि साहब आपको अगर चाइना को मारना है तो सबसे पहले चाइना के अंदर आपको खलबली पैदा करनी पड़ेगी। जिस दिन चाइना के अंदर खलबली पैदा हो गई, ये चाइना की जो आपने एक्सपेंशनिज्म की बात करी ना, तभी चाइना की एक्सपेंशनिज्म रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी। जिस दिन चाइना के अंदर खलबली हो गई, ये सारा ड्रामा रुक जाएगा ओवरनाइट। सी पैक वीपैक सब झोले में बांध के वापस चाइना ले जाएगा। क्योंकि जब घर पे आग लगी रहती है ना, फिर बाहर किसी से लड़ता नहीं है आदमी, पहले घर की आग बुझाने के फिराक में लगता है। तो घर पे आग लगाओ ना लगाओ, चाइना को हरकत में ले आओ घर के अंदर थोड़ा सा। मेजर साहब बहुत खुल के बोलते हैं आप और सच बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ है कि आपकी ये जबान कायम रहे, क्योंकि आप इंसानियत की बात करते हैं। मेरी कोशिश है कि कोरोना से हमारी जान छूटे तो मैं कुंभ के मेले में मार्च के महीने में भारत आऊं, आपसे मिलने की एक बड़ी ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर। Please subscribe and share my channel.